शादी के तुरंत बाद दुल्हन ने दूल्हे से कहा कि मेहमानों का अच्छे से ध्यान रखना और खुद सबके सामने से चली गई। ऐसा करने की हिम्मत इसलिए थी क्योंकि वॉन किंग एक बड़ी लिस्टेड कंपनी की सीईओ थी। सिर्फ 30 साल की उम्र में ही उसके पास करोड़ों की दौलत थी। वहीं उसका पति लू किंग बेरोजगार था। इसी वजह से वॉन किंग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वह निकम्मा समझ रही है वही एक खतरनाक स्पेशल फोर्स का पूर्व सैनिक है। असल में यह शादी वॉन किंग के पिता ने करवाई थी। उन्होंने लू किंग से अपनी बेटी की सुरक्षा करने और कंपनी में उसकी कुर्सी बचाने की जिम्मेदारी दी थी। काम पूरा होने के बाद दोनों आपसी सहमति से तलाक ले सकते थे। शादी खत्म होते ही लू किंग वॉन किंग की असिस्टेंट के साथ उसके आलीशान बंगले पहुंचा। उसे लगा अब वह शाही जिंदगी जिएगा, लेकिन नौकर उसे सीधे स्टोर रूम में ले गया और बोला आज से यही आपका कमरा है। इसके बाद उस पर कई अजीब नियम भी लगा दिए गए। रात में 20 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं करनी और नौकरों के जाने के बाद अपना सारा काम खुद करना होगा। रात के खाने पर लू किंग ने देखा कि वॉन किंग बहुत कम खा रही है। उसने हाउसकीपर से कहा कि आगे से इसके लिए ज्यादा खाना बनाया करे। उसकी यह बात सुनकर वॉन किंग का मूड खराब हो गया और वह गुस्से में खाना छोड़कर चली गई। सोने से पहले वॉन किंग ने अपनी सुरक्षा के लिए पेपर स्प्रे सिरहाने रख लिया और कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि लू किंग सिर्फ एक एन की छोटी सी रिंग से वह लॉक आसानी से खोल सकता है। वह चुपचाप उसके कमरे में पहुंचा और सोती हुई वॉन किंग को देखने लगा। उसे अपना बचपन याद आ गया। दोनों कभी बचपन के दोस्त थे, लेकिन एक हादसे के बाद वॉन किंग अपनी सारी पुरानी यादें खो चुकी थी और लू किंग को पूरी तरह भूल गई थी। लू किंग नहीं चाहता था कि उसे वह दर्दनाक अतीत याद आए, इसलिए वह हमेशा दूर रहकर उसकी रक्षा करता रहा। लेकिन तभी वॉन किंग की अचानक आंख खुल गई। इस महिला सीईओ को मजबूरी में एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद ल्यू किंग ने यादगार के लिए मैरिज सर्टिफिकेट के साथ एक फोटो खींचनी चाहिए, लेकिन वॉन किंग ने तुरंत सर्टिफिकेट उसके हाथ से छीन लिया। बेचारा ल्यू किंग बस देखता रह गया। उसी रात उसने हार नहीं मानी। वह चुपके से वॉन किंग के बिस्तर पर जाकर लेट गया। यह देखकर वॉन किंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जब उसे समझ आ गया कि उसकी चाल नहीं चलेगी तो वह चुपचाप वहां से उठकर चला गया। आखिर उनकी शादी सिर्फ एक समझौता थी, लेकिन ल्यू किंग की इस हरकत ने वॉन किंग की सहनशक्ति खत्म कर दी। गुस्से में उसने उसका सारा सामान कमरे से बाहर फेंक दिया, यहाँ तक कि जिस चादर पर वह लेटा था उसे भी उठाकर उसके मुंह पर फेंक दिया और बिना पीछे देखे चली गई। अगले दिन वॉन किंग ऑफिस की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंची। वहां उसने देखा कि ल्यू किंग काम करने की बजाय आराम से खड़ा है। उसने उसे डांटा और सजा के तौर पर अपनी कार पार्क करने को कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके पास फोन आया कि उसकी कार पूरी लेन रोकर खड़ी है। जब वह वहां पहुंची तो ल्यू किंग आराम से तमाशा देख रहा था। वॉन किंग गुस्से से बोली, तुमने कार पार्क क्यों नहीं की? ल्यू किंग मासूम बनकर बोला, मैडम आपकी कार आपका प्राइवेट स्पेस है, आपकी इजाजत के बिना अंदर जाना ठीक नहीं समझा। यह सुनकर वॉन किंग का गुस्सा और बढ़ गया। वह उसे नौकरी से निकालना चाहती थी, लेकिन उसकी असिस्टेंट ने याद दिलाया कि कंपनी के नियमों के मुताबिक वह ऐसा नहीं कर सकती। इस तरह ल्यू किंग की नौकरी बच गई। उसी शाम ड्यूटी खत्म होने वाली थी कि अचानक एक चोर भागा हुआ उसी तरफ आया। ल्यू किंग ने बिना देर किए उसका पीछा किया। एक ही छलांग में उसने चोर को जमीन पर गिरा दिया और आसानी से काबू कर लिया। लेकिन अपने साथियों के सामने उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे लड़ना आता ही नहीं, क्योंकि कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जानता था। उसकी बहादुरी से खुश होकर कंपनी ने उसे तुरंत डिप्टी हेड ऑफ सिक्योरिटी बना दिया। नई पदोन्नति मिलने के बाद वह खुशी खुशी वॉन किंग के पास पहुंचा। वह अपनी नई पोस्ट का रॉब अपनी पत्नी पर जमाना चाहता था, लेकिन वॉन किंग ने उसी तरफ देखना भी जरूरी नहीं। शादी को 1 महीना हो चुका था, लेकिन लू किंग की पत्नी आज तक उसे अपने बिस्तर पर सोने नहीं देती थी। वह उसे अपने पास भी नहीं आने देती। बेचारा लू किंग मजबूरी में हर रात बिस्तर के पास जमीन पर ही सोता था। एक दिन उसने धीरे से अपनी किस्मत को गुस्सा बस इतना कहना था कि वॉन किंग भड़क। उसने साफ कह दिया, मेरे परिवार से दूर रहना वरना तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। एक दिन वॉन किंग घर पर योग कर रही थी। अचानक उसने सिर उठाया तो सामने लू किंग खड़ा था। उसे देखकर वह गुस्से से लाल हो गई। लू किंग ने तुरंत सफाई दी, मेरे कमरे का गीजर खराब हो गया है, मैं सिर्फ आपके बाथरूम में नहाना चाहता हूं। इतना कहकर उसने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। वॉन किंग घबराकर उसे बाहर खींचने लगी, लेकिन धक्का मुक्की में दोनों का संतुलन बिगड़ गया और लू किंग का हाथ गलती से उसके हाथों पर जा पड़ा। जब तक वॉन किंग दरवाजा पूरी तरह खुल पाई तब तक लू किंग अपने कपड़े उतार चुका था। शर्म से लाल हुई वॉन किंग तुरंत वहां से बाहर निकल गई, लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक शरारती ख्याल आया। उसने मोबाइल निकाला और बाथरूम के स्मार्ट शॉवर का तापमान 30 डिग्री से बढ़ाकर सीधे 60 डिग्री कर दिया। उधर जैसे ही लू किंग ने शॉवर चालू किया पूरे घर में उसकी जोरदार चीख। वॉन किंग की सबसे अच्छी दोस्त एक मार्शल आर्ट्स अकादमी चलाती थी, लेकिन कुछ स्थानीय गुंडे उसे लगातार परेशान कर रहे थे। एक दिन गुंडों का पूरा झुंड अकादमी में तोड़फोड़ करने पहुंच गया। ये खबर मिलते ही वॉन किंग घबरा गई। वह तुरंत पैसों से भरा बैग लेकर अपनी दोस्त की मदद के लिए निकल पड़ी। ये सब ल्यू किंग ने भी देख लिया। जब उसे पूरी बात पता चली तो उसने कहा, मैं आपको वहां छोड़ देता हूं। दोनों तुरंत निकल पड़े। अकादमी पहुंचते ही ल्यू किंग ने जबरदस्त ड्रिफ्ट मारकर कार पार कर दी। वॉन किंग उतरना चाहती थी, लेकिन उसकी तरफ का दरवाजा दीवार से सटा हुआ था। उसे दूसरी तरफ से उतरना पड़ा। अंदर पहुंचकर ल्यू किंग चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर सब देखने लगा। थोड़ी देर में उसे समझ आ गया कि एक आदमी चोट लगने का नाटक करके पैसे ऐंठना चाहता है। असल में वह लंगड़ा होने का झूठ बोल रहा था। ल्यू किंग ने पास से एक स्क्रू उठाया और बड़ी सटीक निशानेबाजी से उसे उस आदमी की जांघ में मार दिया। दर्द से वह आदमी तुरंत उछलकर खड़ा हो गया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। एक ही पल में उसका झूठ सबके सामने आ गया। आखिरकार उसे अपनी हरकत की सजा भी मिल गई। मामला खत्म होते ही ल्यू किंग वापस कार के पास आया और अपनी बहादुरी का बखान करने लगा। वॉन किंग को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत अपनी दोस्त को फोन किया। तभी उसे पता चला कि ल्यू किंग ने न सिर्फ गुंडों का मामला सुलझाया बल्कि उनकी तरफ से अच्छा खासा मुआवजा भी दिलवाया। पहली बार वॉन किंग की नजर में ल्यू किंग की इज्जत थोड़ी बढ़ गई। उसी रात ल्यू किंग इंटरनेट कैफे में पूरी रात गेम खेलता रहा। अगली सुबह उसकी देर हो गई। हालांकि वह करोड़पति घर का दामाद था, फिर भी उसकी नौकरी सिक्योरिटी गार्ड की ही थी। वह जल्दी जल्दी 2 ब्रेड उठाकर निकलने लगा ताकि देर होने पर उसकी तनख्वाह न कटे। तभी वॉन किंग ने उसे रोक लिया। कल की मदद के लिए धन्यवाद कहने के लिए उसने खुद उसे ऑफिस छोड़ने का फैसला किया। लेकिन बेसमेंट पार्किंग में पहुंचते ही उसने उसे कार से उतरने को कह दिया। ल्यू किंग थोड़ा नाराज हो गया, लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा गायब हो गया। उसे पता चला कि इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ को ठीक से कार पार्क करना भी नहीं आता। वॉन किंग बार-बार स्टीयरिंग घुमा रही थी, गियर बदल रही थी, लेकिन कार पार्क ही नहीं हो रही थी। आखिरकार उसने अपनी असिस्टेंट को फोन करके कार पार्क करवाने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले ही ल्यू किंग आगे बढ़ा। उसने एक ही कोशिश में कार को बिल्कुल सही तरीके से पार कर दिया। ये देखकर वॉन किंग हैरानी से उसे बस देखती रह गई। हर रोज 5 नए पार्ट्स अपलोड किए जाएंगे। अगला पार्ट देखने से पहले एक सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी के समय आराम कर रहा था। तभी उसका टीम लीडर उसे पकड़ लेता है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही टीम लीडर कंपनी की महिला सीईओ का पति है। और उससे भी बड़ी बात, वह पहले स्पेशल फोर्स का खतरनाक जवान रह चुका है। उसी दोपहर सीसीटीवी देखते हुए ल्यू किंग की नजर 2 संदिग्ध लोगों पर पड़ी। उसे तुरंत समझ आ गया कि दोनों कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। उसने चुपचाप उनकी गाड़ी का नंबर फोटो में कैद किया और उनका पीछा करने लगा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही निकला। दोनों कंपनी की एग्जीक्यूटिव मिनशान के पीछे पड़े थे, क्योंकि उसका नया प्रोजेक्ट कुछ बड़े शेयर होल्डर्स के हितों के खिलाफ था। उधर मिनशान को भी एहसास हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने फोन पर बात करने का नाटक किया ताकि वे डर जाए, लेकिन दोनों जरा भी नहीं घबराए। तभी भेष बदलकर ल्यू किंग वहां पहुंचा। उसने आते ही एक आदमी को एक ही बार में बेहोश कर दिया। बाकी
बाकी दोनों यह देखकर दंग रहे। इसके बाद लियू किंग उन्हें उकसाने लगा। मोटे गुंडे ने अपने साथी को हमला करने का आदेश दिया, लेकिन लियू किंग ने उसे भी एक हाथ से ही गिरा दिया। अब तीनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। कुछ देर बाद लियू किंग कपड़े बदलकर वापस आया। उसने ऐसे दिखाया जैसे वह अभी अभी वहां से गुजर रहा हो। उसने मिनशान को होश में लाया। होश आते ही मिनशान ने सबसे पहले अपना बैग चेक किया। सारा सामान सुरक्षित था। फिर उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? लियू किंग मुस्कुराकर बोला, मैं तो गेम खेलने इंटरनेट कैफे जा रहा था, तभी आपको यहाँ पड़ा देखा। मिनशान को उसकी बात पर पूरा यकीन नहीं हुआ, लेकिन डर की वजह से वह अकेले घर भी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह लियू किंग के साथ इंटरनेट कैफे चली गई। उसने पहले कभी गेम नहीं खेली थी, उसे कंट्रोल तक नहीं आते थे। लियू किंग ने उसे सब सिखाया। कुछ घंटों में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। घर लौटने के बाद भी मिनशान उसी के बारे में सोचती रही। उसे बार बार लग रहा था कि उसकी जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि लियू किंग ही था। अब उसके दिल में उसके लिए अलग ही एहसास पैदा होने लगे थे। 2 दिन बाद वही मोटा गुंडा फिर अपनी चाल चलने लगा। इस बार उसने एक आदमी को कंप्यूटर रिपेयर करने वाले के भेष में कंपनी भेजा। सबका ध्यान बटा देकर उसने चुके से हार्ड ड्राइव बदल दी, लेकिन मिनशान को शक हो गया क्योंकि उसने सिर्फ 2 मिनट में कंप्यूटर ठीक कर दिया था। जब उसने सिस्टम चेक किया तो सारा जरूरी डेटा गायब था। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ी। उसी समय ड्यूटी पर मौजूद लियू किंग ने शोर सुना और बाहर आ गया। जैसे ही उसे पता चला कि यही चोर है, वह बिना देर किए उसके पीछे भागा। एक छलांग में उसने उसे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन तभी उसने देखा कि दूसरे लोग भी पहुंच रहे हैं। अपनी असली ताकत छिपाने के लिए उसने जानबूझकर चोर से कुछ मुक्के भी खा ली। आखिरकार चोर पकड़ लिया गया। दूर खड़ी मिनशान यह सब देख रही थी। अब उसे पूरा यकीन होने लगा कि लियू किंग कोई साधारण सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। हर रोज नकाब पहनकर लियू किंग अपने साथी के साथ एक जानलेवा रेस्क्यू मिशन पर निकला। पिछली रात उनके साथी की छोटी बहन वू फेई का कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया था। जब दोनों अपहरणकर्ताओं के ठिकाने पर पहुंचे तो वहां सिर्फ एक लड़की बेहोश पड़ी मिली। वह वू फेई थी। उसे किसी रहस्यमयी दवा का इंजेक्शन दिया गया था, इसलिए वह होश में नहीं थी। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी हर हरकत कैमरे के जरिए कोई देख रहा था। उधर वान छिंग सड़क किनारे गाड़ी रोकर फोन पर बात कर रही थी। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वान छिंग बेहोश हो गई। इधर जैसे ही लियू किंग ने वू फेई को बचाया, उसी वक्त उसके फोन पर उसकी पत्नी के अपहरण की तस्वीरें आ गईं। उसी समय वू फेई के भाई को भी एक मैसेज मिला जिसमें उसकी बहन के अपहरण की सूचना और लोकेशन भेजी गई थी। असल में दोनों अपहरणों के पीछे एक ही रहस्यमयी महिला का हाथ था। मैसेज मिलते ही लियू किंग अपनी पत्नी को बचाने निकल पड़ा। दूसरी तरफ वो फेक लोकेशन ट्रैक करते हुए उस गाड़ी तक पहुंच गया जहां उसे लगा उसकी बहन कैद है। उसे नहीं पता था कि उसकी बहन पहले ही बचाई जा चुकी है। उसने गलतफहमी में समझ लिया कि लियू किंग ही अपहरण करता है, इसलिए वो फेंक और उसके लोगों ने सुरंग के अंदर उनका रास्ता रोक लिया। अपनी पत्नी तक जल्दी पहुंचने के लिए लियू किंग का साथी लेई शुआ अपनी गाड़ी बीच सड़क में अड्डा देता है। तभी वो फेंक और लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। दोनों पक्ष भिड़ने ही वाले थे कि लेई शुआ ने वो फेंक को पहचान लिया। पता चला कि दोनों कभी एक ही टीम के साथी रह चुके थे। उधर लियू किंग उस जगह पहुंच चुका था जहां वान छिंग को बंधक बनाकर रखा गया था। वह ऊपर चढ़कर अंदर घुस ही रहा था कि काले कपड़ों में छिपे एक हमलावर ने चाकू लेकर उस पर हमला कर दिया। थोड़ी देर की जबरदस्त लड़ाई के बाद लियू किंग ने उसे काबू कर लिया। फिर वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। आखिरकार उसे वान छिंग एक कोने में बंधी हुई मिली। वह बेहोश थी। उसके माथे पर चोट भी लगी हुई थी। अपनी पत्नी की हालत देखकर लियू किंग का दिल टूट गया। उसे खुद पर अफसोस होने लगा कि वह उसकी रक्षा नहीं कर सका। जैसे ही वह रस्सियां खोलने लगा, गलती से ऊपर लगी पाइपलाइन का वाल्व खुल गया। अचानक कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा भर गई। यह ठंड लियू किंग के पुराने युद्धकाल के मानसिक आघात को फिर से जगा देती है। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। वह जमीन पर गिर जाता है और बिल्कुल असहाय हो जाता है। उसी वक्त अंधेरे से एक रहस्यमयी महिला बाहर आती है और अपना पैर लियू किंग की गर्दन पर जोर से रख देती है। अपनी अगवा की गई पत्नी को बचाने के लिए इस आदमी ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। अपहरणकर्ताओं से लड़ते हुए वह खुद भी मरते मरते बचा, लेकिन पत्नी को चिंता न हो, इसलिए 1 घंटे बाद वह ऐसे अस्पताल पहुंचा जैसे उसे अभी अभी इस घटना की खबर मिली हो। लेकिन वान किंग को घटनास्थल पर लियू किंग की चाबियां मिल गई थी, इसलिए उसे शक हो गया कि उसका अपहरण उसी ने करवाया है। ये सुनकर लियू किंग का दिल टूट गया। जिस पत्नी के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली वही आज उस पर शक कर रही थी। उदास लियू किंग घर लौट। वह चुपचाप बाथटब में बैठ गया और अस्पताल में पत्नी की कही बातें याद करके उसका दिल दर्द से भर गया। उधर वान किंग भी पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के बारे में सोच रही थी। हर बार लियू किंग कहता था कि वह वहां नहीं था, लेकिन हर घटना के बाद उसकी कोई न कोई चीज वहीं मिल जाती थी। हाथ में चाबियां देखकर वह समझ नहीं पा रही थी कि लियू किंग उसका दुश्मन है या वही उसकी जान बचाने वाला। अगले दिन दादी दोनों के घर खाने पर आई। उन्हें पहले ही एहसास हो गया था कि दोनों के रिश्ते में सब ठीक नहीं चल रहा। जैसे ही वान किंग घर पहुंची, लियू किंग मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करने उठा, लेकिन वान किंग ने उसे ठंडी नजरों से देखा और बिना कुछ बोले अंदर चली गई। दादी भी ये देखकर सहज। उन्हें पता था कि शादी के बाद से दोनों के बीच कभी अच्छी नहीं बनी, इसलिए वह खास तौर पर दोनों की गलतफहमियां दूर कराने आई थी। जब वान किंग कपड़े बदलने ऊपर गई, दादी ने लियू किंग से कहा कि वह अपनी पत्नी से खुलकर सारी बात साफ कर दे, लेकिन लियू किंग ने मना कर दिया। उसे लगा कि अगर वह सच भी बता देगा तब भी वान किंग उस पर भरोसा नहीं करेगी। कुछ देर बाद तीनों साथ बैठकर टीवी देखने लगे। जब वान किंग ने देखा कि दादी जाने का नाम ही नहीं ले रही तो उसने पूछा कि ड्राइवर उन्हें लेने कब आएगा। दादी मुस्कुराकर बोली, आज रात मैं यहीं रुकूंगी। ये सुनते ही लियू किंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जबकि वान किंग की परेशानी और बढ़ गई। थोड़ी देर बाद दादी ने दोनों को जल्दी सोने के लिए भेज दिया। लग रहा था कि वह दोनों को एक साथ देखे बिना जाने वाली नहीं थी। 1 घंटे बाद कमरे में फंसी वान किंग बेचैन हो गई। उसने कहा कि जैसे ही दादी सो जाएंगी लियू किंग कहीं और जाकर सोएगा, लेकिन जैसे ही लियू किंग ने दरवाजा खोला उसने देखा कि दादी कॉफी बनाकर जाग रही थी। अब कोई रास्ता नहीं बचा। मजबूर होकर वान किंग अपना कंबल लेकर बाथरूम में जाकर सो गई। उसने एहतियात के तौर पर दरवाजा और खिड़की दोनों बंद कर दी, लेकिन इससे भी लियू किंग नहीं रुका। रात गहरी होने पर वह चुके से अंदर गया। उसने सो रही वान किंग को धीरे से अपनी बाहों में उठाया और आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को जरा भी तकलीफ हो। इसके बाद लियू किंग खुद बाथरूम में जाकर सो गया, लेकिन उसके जाते ही वान किंग ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। हर एक आदमी ने फीमेल सीईओ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन सीईओ ने उसे जोरदार कोहनी मारकर गिरा दिया। फिर उसके चेहरे पर कॉफी फेंकी और वहां से चली गई। उसी रात वह आदमी क्लब पहुंचा। तभी एक वेटर खाना लेकर आया। उसने जानबूझकर सूप गिरा दिया, जिससे साथ बैठी लड़की कपड़े साफ करने चली गई। अगले ही पल वेटर ने उसकी चॉपस्टिक छीनकर उसका हाथ मेज पर दबा दिया और नुकीली चॉपस्टिक उसकी गर्दन पर रख दी। वह वेटर कोई और नहीं बल्कि लियू किंग था। उसे पता चल गया था कि उसकी पत्नी के साथ बदतमीजी हुई है, इसलिए वह उसे सबक सिखाने आया था। लेकिन दुख की बात यह थी कि जिस पत्नी को बचाने के लिए लियू किंग ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी वही अब उसी पर किडनैपिंग का शक कर रही थी। एक दिन वान किंग ने उसे ऑफिस बुलाया और तलाक के पेपर सामने रख दिए। उसने कहा कि 7 दिनों के अंदर सच बता दो कि किडनैपिंग वाले दिन क्या हुआ था। अगर नहीं बताया तो तलाक भी होगा और पुलिस को भी सबूत दे दो। लियू किंग को बहुत दुख हुआ। उसे पहले से पता था कि तलाक के पेपर तैयार है। उसे लगा कि चाहे वह कितना भी सच बता दे कोई उसी बात पर भरोसा नहीं करेगा। उस रात जब नौकरानी उसके लिए खाना लेकर आई तो देखा कि लियू किंग अपना सारा सामान लेकर जा चुका था। अगले दिन वान किंग को पुलिस का फोन आया। उसकी चोरी हुई कार मिल गई थी और असली किडनैपर भी पकड़ा गया था। लेकिन इसके बाद भी वान किंग का शक खत्म नहीं हुआ। वह अब भी यही सोच रही थी कि लियू किंग की चाबियां किडनैपिंग वाली जगह पर कैसे पहुंची। शाम को जब वह घर लौटी तो लियू किंग खुशी खुशी दरवाजे पर उसका इंतजार
झगड़ा कर रहा था। उसे लगा अब सब गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, लेकिन वॉन किंग ने सिर्फ उसकी कलाई पकड़कर घड़ी की तरफ देखा और ठंडे अंदाज में बात की। जिस औरत के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उसी का भरोसा खो देना। लू किंग का दिल पूरी तरह टूट गया। हर रोज इस महिला ने कभी नहीं सोचा था कि जिस सिक्योरिटी गार्ड को उसने अपना पर्सनल बॉडी गार्ड बनाया, वही उसके सामने अपनी शर्तें रखने लगेगा। दरअसल पिछली रात वॉन किंग को आखिरकार सच्चाई पता चल गई थी। जिस आदमी ने उसकी जान बचाई थी वह कोई और नहीं बल्कि लू किंग था। यह सच जानने के बाद दोनों पहले से काफी करीब आ गए। लू किंग ने वॉन किंग का पर्सनल बॉडीगार्ड बनने की पेशकश की और इस बार वॉन किंग ने बिना किसी हिचकिचाहट यहाँ कह दिया। अगले दिन लू किंग पूरे आत्मविश्वास के साथ कंपनी पहुंचा और अपनी नई जिम्मेदारी संभाल ली। उसी शाम कंपनी की चैरिटी ऑक्शन शुरू हुई। उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी यांग जेन भी वहाँ एक कीमती फूलदान दान करने पहुंचा। फूलदान देखते ही लू किंग को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि यही वही फूलदान था जो 2 दिन पहले उसके दोस्त लेई शुआ के घर पर टूट गया था। असल में एक दिन पहले यांग जेन लेई शुआ के पास गया था। उसने कहा कि उसे चैरिटी ऑक्शन के लिए कोई महंगी चीज चाहिए। काफी देर देखने के बाद उसने वही टूटा हुआ फूलदान पसंद कर लिया। लेई शुआ को यह ठीक नहीं लगा, लेकिन यांग जेन की जिद के आगे उसे वह सस्ते दाम में बेच दिया। अब ऑन एक्शन में एक्सपर्ट ने उसी फूलदान की कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा बता दी। यांग जेन के चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन लू किंग जानता था कि वह उसकी सच्चाई वहीं सबके सामने खोल सकता है। तभी एक वेटर गलती से फूलदान से टकरा गया। फूलदान जमीन पर गिरकर पूरी तरह टूट गया। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए, लेकिन यांग जेन बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। उल्टा उसने वॉन किंग पर दबाव डालना शुरू कर दिया और नुकसान की भरपाई की मांग करने लगा। मजबूर होकर वॉन किंग आगे बढ़ी, लेकिन तभी लू किंग ने उसे रोक लिया। फिर उसने कहा कि यांग जेन को तो इस वेटर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक चैरिटी ऑक्शन में एक वेटर से गलती से 2 करोड़ का फूलदान टूट गया। फूलदान का मालिक यांग जेन सारा दोष आयोजकों पर डालने लगा। वॉन किंग जानती थी कि वह जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। वह मुआवजा देने ही वाली थी कि तभी लू किंग ने उसे रोक लिया। लू किंग ने कहा यांग जेन को तो इस वेटर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। फिर लू किंग ने टूटे हुए फूलदान का एक टुकड़ा उठाया और सबको दिखाया। उसने बताया कि यह असली नहीं बल्कि रिपेयर किया हुआ फूलदान। टुकड़े पर साफ मरम्मत के निशान दिखाई दे रहे थे। अपने दोस्त लेई शुआ की मदद से उसने पहचान लिया कि इसे एपॉक्सी रेजिन से जोड़ा गया था। तुरंत एक एक्सपर्ट को बुलाया गया। जांच के बाद उसने भी लू किंग की बात सही साबित कर दी। ये सुनकर सब लोग दंग रह गए और यांग जेन की सबके सामने बेइज्जती हो गई। बाद में लू किंग लेई शुआ से मिलने गया। वहां उसने बताया कि जिस वेटर से फूलदान टूटा था उसका नाम यूटिंग है। ये नाम सुनते ही लेई शुआ चौंक गया। उसे याद आया कि यूटिंग उनके शहीद साथी की छोटी बहन है। अब लू किंग के आसपास के सभी लोग एक एक करके सामने आने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसके पीछे कौन है और उसका मकसद क्या है। यूटिंग की सुरक्षा के लिए लू किंग और लेई शुआ उसका पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि यूटिंग पढ़ाई के साथ कई जगह काम भी करती है ताकि अपना खर्च चला सके, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड पूरे दिन घर पर बैठकर सिर्फ गेम खेलता रहता था। जब यूटिंग थकर घर लौटी तब भी उसे उसकी कोई परवाह नहीं होती। यह देखकर लू किंग का दिल दुख गया। उसे हमेशा अपने शहीद दोस्त की मौत का अफसोस रहता था। लेई शुआ ने उसे समझाया कि वह बस दूर से उसकी रक्षा करे और उसकी जिंदगी में दोबारा दखल न दे। अगले दिन लू किंग फिर देर से ऑफिस पहुंचा। वॉन किंग ने उसे डांटा, लेकिन उसने फिर छुट्टी मांग ली। अगली सुबह वॉन किंग उठी तो लू किंग फिर घर पर नहीं था। नौकरानी ने बताया कि वह दौड़ने गया है, लेकिन वॉन किंग को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। असल में लू किंग फिर से छिपकर यूटिंग की सुरक्षा कर रहा था। इधर वॉन किंग पहले से ही लू किंग की बार-बार गैर हाजिरी से परेशान थी। ऊपर से उसकी नई असिस्टेंट भी अनुभवहीन थी, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। जैसे ही लू किंग ऑफिस लौटा, वॉन किंग ने उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट की जगह काम पर लगा दिया ताकि अब वह बार-बार कहीं जा ही न सके। ये पूरा ड्रामा इसी अकाउंट पर अपलोड हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, अकाउंट पर आकर देख लीजिए। वॉन किंग ने कई दिनों से देखा था कि उसका बॉडीगार्ड लू किंग बार-बार छुट्टी मांगता रहता है। हर बार उसके पास कोई न कोई बहाना होता था। असल में इस बार उसे एक जरूरी फोन आया था। उसके शहीद साथी की छोटी बहन यूटिंग काम करते करते अचानक बेहोश हो गई थी। लू किंग हमेशा से खुद को उसका जिम्मेदार मानता था। कई साल पहले एक मिशन के दौरान बच्चों को बचाते समय यूटिंग का भाई शहीद हो गया था, जबकि लू किंग की जान बच गई थी। अच्छी बात यह थी कि डॉक्टर ने बताया कि यूटिंग को सिर्फ लो ब्लड शुगर की वजह से चक्कर आया था। हॉस्पिटल से निकलने के बाद लू किंग उसे खाना खिलाने ले गया। फिर उसने अपना नंबर देते हुए कहा, अगर कभी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर फोन करना। 2 दिन बाद यूटिंग घर लौटी। सफाई करते समय उसे कमरे के एक कोने में महंगे ब्रांडेड सामान से भरा बैग मिला। वह खुद 4 जगह काम करके अपना खर्च चला रही थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसी के पैसों से हजारों रुपए के महंगे कपड़े खरीद रहा था। अब यूटिंग का सब्र टूट चुका था। उसने अपना सामान उठाया और बिना पीछे देखे घर छोड़ दिया। मजबूरी में उसे लू किंग की याद आई। उधर लू किंग घर पर वॉन किंग के साथ हंसी मजाक कर रहा था। तभी डोरबेल बज गई। वॉन किंग दरवाजा खोलने बाहर गई। बाहर सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उसने बताया कि एक लड़की लू किंग से मिलने आई है। जैसे ही वॉन किंग ने उस लड़की को देखा, वह उसे तुरंत पहचान गई। ये वही वेट्रेस थी जिससे चैरिटी ऑक्शन में फूलदान टूट गया था। वॉन किंग को समझ नहीं आया कि लू किंग का इस लड़की से क्या रिश्ता है, इसलिए उसने उसे अंदर आने ही नहीं दिया। वह तुरंत अंदर गई, दादी से विदा ली और फिर लू किंग के साथ घर के लिए निकल गई। रास्ते भर वह देखती रही कि लू किंग उस लड़की की कितनी चिंता कर रहा है। आखिरकार उससे रहा नहीं गया। उसने सीधे लू किंग से पूछा, क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो? वॉन किंग ने पिछले कुछ दिनों से एक बात नोटिस की थी। उसका बॉडीगार्ड और पति लू किंग अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। वह बार-बार बिना बताए कहीं चला जाता और छुट्टी भी मांगता रहता था। अगले दिन भी लू किंग ऑफिस देर से पहुंचा। ऊपर से वॉन किंग की नई असिस्टेंट भी अनुभवहीन थी, इसलिए वॉन किंग ने एक फैसला लिया। उसने लू किंग को प्रमोट करके अपना पर्सनल असिस्टेंट बना दिया। साथ ही साफ कह दिया कि अब काम के दौरान वह कहीं बाहर नहीं जाएगा। शाम को दोनों घर लौट रहे थे। रास्ते में लू किंग मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं तुम्हारा ड्राइवर भी हूँ, बॉडीगार्ड भी और पर्सनल असिस्टेंट भी। अब तो मेरी थोड़ी तारीफ कर दो। वॉन किंग ने बस उसे घूर कर देखा और कुछ नहीं कहा। तभी लू किंग की नजर एक आदमी पर पड़ी जो एक बुजुर्ग महिला के पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही महिला फोन पर बात करने के लिए रुकी, उस आदमी ने उसका बैग उठाया और भाग गया। लू किंग पहले स्पेशल फोर्स का जवान रह चुका था। वह जो कैसे रहता, उसने तुरंत गाड़ी रोकी और जोर के पीछे दौड़ पड़ा। उसने हाथ में पकड़ी पानी की बोतल जोर के पैर पर दे मारी। चोर गिर पड़ा और अगले ही पल लू किंग ने उसे पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद वॉन किंग भी वहां पहुंचे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी वह बुजुर्ग महिला भी वहां आ गई और अपना बैग मांगने लगी, लेकिन लू किंग ने बैग उसे नहीं दिया। उसने बैग के अंदर देखा था, उसमें सिर्फ पुराने कपड़े थे। उसे समझ आ गया कि मामला कुछ और है। जैसे ही उसने पुलिस बुलाने की बात कही, वह महिला तुरंत वहां से चली गई। वॉन किंग यह सब देखकर हैरान रह गई। आधे घंटे बाद लू किंग ने चोर और बैग दोनों पुलिस के हवाले कर दिए। फिर उसने वॉन किंग को पूरी बात समझाई। उसने बताया कि उस महिला के कपड़ों पर तेल और बर्तन धोने वाले साबुन के निशान थे। वो एक सफाई कर्मचारी लग रही थी। ऐसी महिला के पास लाखों का असली ब्रांडेड बैग होना मुमकिन नहीं था। यह
सुनकर वान किंग एक बार फिर लुकिंग से प्रभावित हो गई, लेकिन तभी लुकिंग को याद आया कि उसने गाड़ी गलत जगह पार्क की थी। दोनों वापस पहुंचे तो देखा कि ट्रैफिक पुलिस गाड़ी उठाकर ले जा चुकी थी। अब दोनों के पास मेट्रो से घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेट्रो में सफर करते हुए दोनों आसपास बैठे लोगों का पेशा पहचानने का खेल खेलने लगे। काफी समय बाद उन्हें अकेले साथ वक्त बिताने का मौका मिला। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगी। वान किंग को खुद भी एहसास नहीं हुआ कि अब उसे लू किंग पहले जैसा बुरा नहीं लगा था। लेकिन अगले ही दिन ऑफिस में लू किंग के पास एक फोन आया। फोन सुनते ही वान किंग का गुस्सा फिर से बढ़ गया। ये पूरा ड्रामा लू किंग की शरारती हरकतें देखकर वान किंग का मन किया कि उसे वहीं एक लात मार दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने ब्रेड का एक टुकड़ा उठाया और ऐसे दिखाया जैसे अपने हाथों से उसे खिलाने वाली हो। लू किंग खुशी खुशी आगे झुक गया, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला वान किंग ने ब्रेड सीधा उसके चेहरे पर जगा दिया और शर्माते हुए वहां से चली गई। कंपनी पहुंचने के बाद असिस्टेंट ने शाम की पार्टी के लिए कई गाउन दिखाए। वान किंग ने वही गाउन चुना जो लू किंग की मां के दिए हुए नेकलेस के साथ सबसे अच्छा लग रहा था। शाम को तैयार होते समय उसने लू किंग को बुलाया और कहा कि वह उसके गले में नेकलेस पहनाने में मदद करे। लू किंग को ऐसा मौका भला कैसे छोड़ना था। कुछ पल के लिए दोनों के बीच रोमांटिक माहौल बन गया। तभी लू किंग के फोन पर कॉल आ गई। होटल के एक वेटर ने बताया कि यूटिंग नशे में है और उसे तुरंत आकर ले जाए। लू किंग वहां पहुंचा तो देखा कि कुछ बदमाश यूटिंग को परेशान कर रहे हैं। अगर वह समय पर नहीं पहुंचता तो बड़ा हादसा हो सकता था। उसने वेटर से अलग ले जाकर सच्चाई पूछी। पहले तो वेटर डर गया, लेकिन आखिरकार उसने सब बता दिया। असल में यह पूरा ड्रामा यूटिंग ने खुद रचा था। उसने जानबूझकर शराब लेकर नाटक किया और वेटर से लू किंग को फोन करवाया ताकि वह उससे मिलने आ जाए, लेकिन उसकी यह योजना उलट पड़ गई और वह सच में मुसीबत में फंस गई। लू किंग ने उसे अच्छी तरह डांटा, फिर होटल में उसके रुकने का इंतजाम किया और कहा कि अब से पढ़ाई पर ध्यान दे। रोज रोज कई नौकरियां करने की जरूरत नहीं है। उसने यह भी कहा कि उसके भाई ने उसके लिए कुछ पैसे छोड़ रखे हैं, जबकि सच ये था कि उसके भाई ने कोई पैसा नहीं छोड़ा था। लू किंग सिर्फ उसकी इज्जत बचाना चाहता था। उधर अगले दिन वान किंग ऑफिस पहुंची तो उसके लिए एक और बड़ा झटका इंतजार कर रहा था। 8 साल पहले गायब हुआ उसका एक्स बॉयफ्रेंड फेंग ऑंग अचानक उसके सामने आ गया। इतना ही नहीं, अब वह उसकी कंपनी का नया निवेशक भी बन चुका था। वान किंग को देखते ही फेंग ऑंग ने कहा कि उसने उसे बहुत मिस किया है, लेकिन वान किंग अब पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रही थी। उसने साफ कह दिया कि वह शादीशुदा है। फिर कोई बहाना बनाकर वहां से निकल गई, लेकिन फेंग ऑंग हार मानने वालों में से नहीं था। वह उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी लू किंग ठीक समय पर वहां पहुंच गया। ये पूरा ड्रामा इसी अकाउंट पर अपलोड हो रहा है। जब लू किंग एक दूसरी लड़की को घर लेकर आया तो वान किंग ने देखा कि वह उसकी कितनी चिंता कर रहा है। ऊपर से वह बिल्कुल शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे जलन होने लगी थी। कुछ देर बाद नौकरानी यूटिंग के कपड़े ठीक कर रही थी। तभी उसकी जेब से कुछ चीजें नीचे गिर गईं। जैसे ही नौकरानी उन्हें उठाने लगी, पीछे से वान किंग आ गई। उन कागजों में उसे अपने ही घर का पता लिखा मिला। वान किंग को लगा कि ये पता लू किंग ने ही यूटिंग को दिया होगा। उस रात वान किंग बार बार लू किंग और यूटिंग के रिश्ते के बारे में सोचती रही। उसे शक होने लगा कि लू किंग के बटुए में जिस लड़की की फोटो है वह शायद यूटिंग ही है। दरअसल कुछ दिन पहले लू किंग नशे में घर लौटा था। जब वान किंग उसे कमरे तक छोड़ने गई तो उसकी जेब से बटुआ गिर गया। पहले भी वह उसे खोलना चाहती थी, लेकिन लू किंग ने रोक दिया था। इस बार जैसे ही उसने बटुआ खोलना चाहा, लू किंग अचानक उठ बैठा। उसने वान किंग को अपनी तरफ खींच लिया और नशे में बड़बड़ाने लगा। मेरे बटुए में जिस लड़की की फोटो है उसी ने मुझे इतने साल जीने की ताकत दी है। वान किंग को क्या पता था कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही खुद है। गुस्से में उसने लू किंग को जोर से धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। वान किंग कुछ कदम चली, फिर वापस आई और जानबूझकर उसके हाथ पर जोर से पैर रख दिया। इसके बाद वह गुस्से में ऊपर चली गई। अगली सुबह लू किंग उठा तो उसका हाथ बुरी तरह दर्द कर रहा था। वह जितना दर्द से कर रहा था वान किंग उतनी ही खुश दिखाई देती। उसे खुद भी एहसास नहीं था कि वह धीरे धीरे लू किंग से प्यार करने लगी है। यूटिंग की मौजूदगी ने उसके दिल में पहली बार जलन और बेचैनी पैदा कर दी थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर वान किंग ने जानबूझकर कहा, वैसे मैं और लू किंग पति पत्नी हैं। ये सुनकर माहौल थोड़ा अजीब हो गया। लू किंग ने तुरंत कोई बहाना बनाया और वहां से निकल गया। नाश्ते के बाद वान किंग ने उसे एक हेल्थ चेकअप कार्ड दिया और कहा कि यूटिंग को अस्पताल ले जाकर पूरा चेकअप करवा दे। जांच में पता चला कि यूटिंग पूरी तरह ठीक है। हॉस्पिटल से निकलते ही लू किंग सीधे वान किंग के पास पहुंचा। उसने साफ साफ बताया कि यूटिंग उसके शहीद साथी की बहन है। वह खुद को उसके भाई का कर्जदार मानता है, इसलिए सिर्फ उसकी मदद कर रहा है। उन दोनों के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं है। ये सब सुनने के बाद वान किंग का गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया। लेकिन अगली सुबह नाश्ते की मेज पर लू किंग अपनी पुरानी शरारती हरकतों पर लौट आया और उसे देखकर वान किंग फिर से चिढ़ गई। 8 साल पहले अचानक गायब हुआ उस महिला का एक्स बॉयफ्रेंड फिर से उसकी जिंदगी में लौट आया। इतना ही नहीं, वह उसकी कंपनी का इन्वेस्टर भी बन गया, जबकि वह अपने पति से उसकी मुलाकात पहले ही करवा चुकी थी। लेकिन उसी दोपहर उसने सारी हदें पार कर दी और फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। तभी उसके पति लू छिंग समय पर पहुंच गए और फेंग ऑन को जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। लू छिंग उसे सबक सिखाने ही वाले थे कि वान छिंग ने बीच में आकर उन्हें रोक लिया और बाहर इंतजार करने को कहा। यह देखकर फेंग ऑन खुद लू छिंग को धक्का देने आगे बढ़ा और बस फिर क्या था, लू छिंग को उसे जवाब देने का पूरा मौका मिल गया। एक बार फिर वान छिंग ने दोनों को रोक दिया। बाद में उसने समझाया कि वह कोई बड़ा तमाशा नहीं चाहती, लेकिन लू छिंग को लगा कि शायद उसकी पत्नी के दिल में अब भी अपने एक्स के लिए कुछ भावनाएं बाकी हैं। तब लू छिंग ने साफ शब्दों में चेतावनी दी, अगर फेंग ऑंग ने दोबारा वान छिंग को छूने की कोशिश की तो इस बार वह उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। दरअसल लू छिंग को फेंग ऑंग से इतनी नफरत करने की वजह भी पता चल चुकी थी। वान छिंग की सबसे अच्छी दोस्त ने उसे बताया कि जब दोनों रिलेशनशिप में थे तब वान छिंग के पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। कारण यह था कि फेंग ऑंग के पिता ने अपनी दौलत धोखाधड़ी और लोगों को ठग कर कमाई थी। उन्हें यकीन था कि ऐसे परिवार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन वान छिंग ने अपने पिता की बात नहीं मानी। वो फेंग ऑंग के साथ यूरोप भागकर शादी करने के लिए तैयार थी। इसी बीच उसकी दोस्त को फेंग परिवार का एक बड़ा राज पता चल गया। वे कंपनी का पैसा लेकर फरार होने की योजना बना रहे थे। अपनी दोस्त की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकी, इसलिए उसने चोरी छिपे सबूत रिकॉर्ड किए और पूरी सच्चाई सबके सामने ला दी। इसके बाद फेंग ग्रुप बंद हो गया, जबकि फेंग ऑंग और उसका पिता पैसे लेकर फरार हो गए। इस धोखे ने वान छिंग को पूरी तरह तोड़ दिया। वह पूरे 3 साल तक गहरे डिप्रेशन में रही। जब लू छिंग ने यह सब सुना तो अपनी पत्नी के दर्द का एहसास करके उसका दिल भर आया। शाम को जब वान छिंग घर लौटी तो उसने देखा कि लू छिंग अपनी दादी की तस्वीरें खींच रहे थे। दादी भी दोनों की जोड़ी बनाने में लगी हुई थी। माहौल हल्का हो गया और दोनों पति पत्नी फिर से हंसी मजाक और प्यार भरी नोकझोंक में खो गए। इस आदमी का रुतबा आखिर कितना बड़ा था। उसने अपनी सुरक्षा के लिए स्थानीय कमांडो यूनिट को ही बुला लिया। असल में 2 दिन पहले वान छिंग को एक स्थानीय अपराधी गैंग ने धमकी दी थी। अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए लू छिंग ने अपने पुराने दोस्त नावा को फोन किया। नावा ने अपने सैनिकों को पूरे स्कूल की घेराबंदी करने का आदेश दे दिया। सब लोग
हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। तभी लू छिंग आगे बढ़ा और गैंग लीडर को गले लगा लिया। दरअसल नावा बाइजान का रहने वाला और लू छिंग का बहुत पुराना दोस्त था। जब लू छिंग वहाँ मिशन पर तैनात था तब दोनों ने साथ मिलकर कई मुश्किल हालात का सामना किया था। नावा स्थानीय सशस्त्र बल का कमांडर था। इस बार लू छिंग ने उसे स्कूल की सुरक्षा के लिए बुलाया था। सच्चाई जानकर वान छिंग ने राहत की सांस ली। बाद में बातचीत के दौरान नावा ने बताया कि रास्ते में उसने एक संदिग्ध आदमी को पकड़ लिया था। जब उसे सबके सामने लाया गया तो पता चला कि वह लू छिंग का प्रेम प्रतिद्वंद्वी फेंग कॉन्ग था। अपने प्रतिद्वंद्वी को पकड़ा हुआ देखकर लू छिंग मन ही मन खुश हुआ, लेकिन फिर भी उसने नावा से उसे छोड़ देने को कहा, क्योंकि इस समय उसका असली निशाना कोई और था। लू छिंग जानता था कि नावा की मदद के बावजूद यह इलाका अब भी बेहद खतरनाक था, इसलिए सभी बैठकर आगे की योजना बनाने लगे। उनकी उम्मीद थी कि वान छिंग अगले दिन घर लौट जाएगी। तभी पास में बैठी एक छोटी लड़की अचानक जोर से चिल्लाई। उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वीडियो अपने आप चल पड़ा था। वीडियो में दो लड़कियां दिखाई दे रही थी। उनके साथ कुछ ऐसे नंबर भी लिखे थे जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा था। जब लू छिंग ने स्क्रीन देखी वह तुरंत समझ गया कि यह एक गैर कानूनी लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट है। लड़कियों के पास लिखे नंबर, समय और बोली की रकम थे। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता उन लड़कियों को बेच दिया जाता। उसी समय स्कूल की टीचर दौड़ती हुई वहां पहुंची। वीडियो देखते ही वह स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसमें दिखाई देने वाली लड़कियों में से एक उसकी बेटी टेसा थी। उसकी बेटी 2 साल पहले लापता हो गई थी। अपनी बेटी को देखकर वह भावुक होकर रोने लगी। वान छिंग ने लू छिंग से उन दोनों लड़कियों को बचाने की गुजारिश की। लू छिंग ने कहा कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन उसने जिद की कि वान छिंग पहले सुरक्षित घर लौट जाए। उसी पल वान छिंग को पहली बार अपने पति की असली ताकत का एहसास हुआ, लेकिन ऐसे समय में वह उसे अकेला छोड़कर वापस जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। आखिरकार लू छिंग ने पहली बार अपने प्रेम प्रतिद्वंद्वी फेंग कॉन्ग के साथ मिलकर काम किया। उसने फेंग कॉन्ग से वान छिंग के पानी में नींद की दवा मिलाने को कहा। जैसे ही वान छिंग सो गई, फेंग कॉन्ग उसे लेकर तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल गया। अगली सुबह वान छिंग की आंख कार में खुली। जब उसे पता चला कि फेंग कॉन्ग उसे एयरपोर्ट ले जा रहा है तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह इस मुश्किल समय में भागने वालों में से नहीं है। उधर पूरी रात जांच करने के बाद लू छिंग और उसकी टीम ने दुश्मनों का ठिकाना खोज लिया। वे तुरंत पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच गए। उनकी तेज कार्रवाई की वजह से ज्यादा मुठभेड़ नहीं हुई। उन्होंने मानव तस्करी करने वाले गिरोह के पूरे अड्डे को तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन में कई बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। बाद में किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए लू छिंग ने पूरी सफलता का श्रेय नावा को दे दिया। मीडिया से बात करने की जिम्मेदारी भी उसी को सौंपी गई। दूसरी तरफ फेंग कॉन्ग वान छिंग को मना नहीं पाया। आखिरकार उसकी जिद के आगे हार मानकर उसे वापस ले आया। अपनी पत्नी को सुरक्षित लौटा देकर लू छिंग ने राहत की सांस। महिला ने अपने पति की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। उसने इस खतरनाक जगह को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अगले ही दिन उसका अपहरण हो गया। मानव तस्करी करने वाले गिरोह का अड्डा तबाह करने के बाद लू छिंग ने पूरी सफलता का श्रेय अपने दोस्त नावा को दे दिया। बाद में नावा ने उसकी मुलाकात स्थानीय बिजनेसमैन कुंचा से करवाई। ऊपर से कुंचा बहुत अच्छा इंसान लगा, लेकिन पर्दे के पीछे वह कई गैर कानूनी धंधों में शामिल था। लू छिंग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि स्कूल में ईमानदारी से काम करने वाला यान जिंग ही असली मास्टरमाइंड माकुलू था। वह कुंचा के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कारोबार चला रहा था। उधर अपनी बहन की तलाश में एक लड़की कुंचा के घर नौकरानी बनकर घुस गई। वह अपनी जान जोखिम में डालकर सबूत जुटाना चाहती थी, लेकिन उसकी पहचान उजागर हो गई। गुंडों ने उसे बांध दिया। जब कुंचा उसे हमेशा के लिए चुप कराने वाला था तभी एक महिला ने बंदूक तानकर उसे रोक लिया। उस महिला का नाम नामू था। उसकी कहानी भी उस लड़की से मिलती जुलती थी। सालों पहले उसकी अपनी बहन भी लापता हो गई थी। उसी की तलाश करते करते वह इस खूनी दुनिया का हिस्सा बन गई थी। नामू उस लड़की को बचाना चाहती थी, लेकिन दो बड़े अपराधियों के सामने वह पूरी तरह बेबस थी। वह सिर्फ देखती रह गई और उस लड़की को मार दिया गया। वापस लौटने पर यान जिंग ने नामू को बुरी तरह डांटा। उसने चेतावनी दी कि दोबारा कभी उसके सामने न आए। तभी नामू को एहसास हुआ कि वह हमेशा से सिर्फ यान जिंग के लिए एक मोहरा थी। उसने कभी उससे वादा किया था कि वह उसके दुश्मनों को मरवाकर दोनों एक शांत जिंदगी बिताएंगे, लेकिन अब नामू समझ चुकी थी कि वह सब झूठ था। अगले दिन उसने अपनी गलती मानने का नाटक किया। फिर उसने यान जिंग को रेड वाइन पिलाई। शराब पीते ही यान जिंग बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी नामू ने उसके हाथ को काटकर उसके अंदर छिपाया हुआ एक मेमोरी कार्ड निकाल लिया। इसके बाद उसने वह मेमोरी कार्ड लू छिंग तक पहुंचा दिया। जब लू छिंग ने उसमें मौजूद फाइलें खोली तो वह हैरान रह गया। उसमें यान जिंग और कुंचा के ड्रग्स के सौदों के पूरे रिकॉर्ड मौजूद है। इस सबूत की मदद से पुलिस उन सभी अपराधियों को पकड़ सकी। उधर होश में आने के बाद यान जिंग को पता चल गया कि मेमोरी कार्ड गायब है। अब उसने अपनी असली पहचान छिपाना भी बंद कर दिया। उसने तुरंत लू छिंग की पत्नी का अपहरण करने का आदेश दे दिया। कुछ ही देर बाद लू छिंग के पास यान जिंग का फोन आया। उसने कहा कि अगर अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहता है तो अकेले बताए गए स्थान पर आए। उस शाम लू छिंग अकेले ही वहां पहुंच गया। यान जिंग ने बताया कि वह न्यूशिया का बेटा है, वही न्यूशिया जिसे कई साल पहले बाजान मिशन के दौरान लू छिंग ने मार गिराया। उसने कहा कि अब तक उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ लू छिंग से बदला लेने के लिए किया। सबसे पहले उसने अपने आदमियों से लू छिंग पर फायर एक्सटिंग्विशर का धुआं छोड़ने को कहा। उसे पता था कि लू छिंग पीटीएसडी की बीमारी से जूझ रहा है। जैसे ही लू छिंग कमजोर पड़ा उसके आदमियों ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अपने पति को इस हालत में देखकर वान छिंग का दिल टूट गया। जमीन पर घायल पड़े लू छिंग को अचानक दादी से किया अपना वादा याद आ गया। अपनी पत्नी को खतरे में देखकर वह पूरी ताकत से फिर खड़ा हो गया। उसने कुछ गुंडों को पल भर में ढेर कर दिया। फिर एक बंदूक छीनकर यान जिंग पर तान दी, लेकिन यान जिंग बिल्कुल नहीं डरा। उसे भरोसा था कि जब तक वान छिंग उसके कब्जे में है लू छिंग गोली नहीं चलाएगा। तभी अचानक यान जिंग के शरीर पर कई लाल लेजर डॉट दिखाई देने लगे। उसके आदमियों पर भी निशाना साध लिया गया। अगले ही पल लू छिंग के साथी अतिरिक्त फोर्स के साथ वहां पहुंच गए। लेईशु ने बताया कि उसने अपने पुराने बॉस से मदद मांगी थी, लेकिन उनकी एक शर्त थी, यान जिंग को जिंदा पकड़ा जाना चाहिए। मजबूरी में लू छिंग ने अपनी बंदूक नीचे कर दी, लेकिन तभी यान जिंग ने अचानक हमला करने की कोशिश की। उसी पल अंधेरे से चली एक गोली सीधे यान जिंग को लगी। वह वहीं ढेर हो गया। यान जिंग की मौत के बाद स्कूल में फिर से शांति लौट आई। कुंचा और उसके पूरे गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऊपर से सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन लू छिंग के मन में अब भी एक सवाल था, आखिर वह घातक गोली किसने चलाई थी। कुछ दिनों बाद स्कूल के सारे काम पूरे हो गए। इसके बाद वान छिंग लू छिंग के साथ वापस घर लौट आई। बाजान में जो कुछ हुआ उसके बाद वान छिंग के दिल में अपने पति की पूरी छवि बदल चुकी थी। ये पूरा ड्रामा इसी अकाउंट पर अपलोड हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, अकाउंट पर आकर देख लीजिए। महिला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कल तक जो दादी बिल्कुल ठीक लग रही थी और दोनों पति पत्नी को करीब लाने की कोशिश कर रही थी, वही रात उनकी आखिरी रात होगी। दादी को कैंसर था और उन्हें एहसास हो चुका था कि अब उनका समय ज्यादा नहीं बचा। वान छिंग के सो जाने के बाद उन्होंने लू छिंग को अपने पास बुलाया और वान छिंग की जिम्मेदारी हमेशा के लिए उसे सौंपी। ये सुनकर लू छिंग का दिल टूट गया। दादी हमेशा पूरे परिवार में सबसे ज्यादा उसी की परवाह करती थी। वह उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना चाहता था। जाने से पहले दादी ने प्यार से वान छिंग के माथे को चूमा, जैसे आखिरी बार उसे देख रही हो। यह देखकर लू छिंग की आंखों में भी आंसू आ गए और वह दादी को गोद में उठाकर अस्पताल ले गया। अगली सुबह जब वान छिंग उठी तो घर में कोई नहीं था। उसने लू छिंग को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। मजबूर होकर वह खुद कंपनी के लिए निकल गई। रास्ते में लू छिंग का फोन आया और उसने बताया कि दादी पूरी रात इमरजेंसी में थी और अब उनका निधन हो चुका है। ये सुनते ही वान छिंग टूट गई। अस्पताल पहुंचते ही उसने लू छिंग को दोष दिया कि उसने उसे दादी से आखिरी बार मिलने भी नहीं दिया। उसे इस बात का भी गहरा दुख था कि लू छिंग इतने समय से दादी की बीमारी के बारे में
में जानता था, लेकिन उसने उससे ये सच छिपाए रखा। गुस्से और दुख में उसने लू छिंग को जोर से धक्का दिया और कहा कि वह इस जिंदगी में उसका चेहरा कभी नहीं देखना चाहे। दादी के जाने से पूरा परिवार शोक में डूब गया। कई सालों से उनकी सेवा कर रही नौकरानी भी घर छोड़कर जाने लगी। जाने से पहले उसने वान छिंग को एक वॉइस रिकॉर्डर दिया और बताया कि जब दादी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी तब उन्होंने यह संदेश खास उसके लिए रिकॉर्ड कराया। घर लौटने पर वान छिंग के पिता ने उसे समझाया कि वह अपना सारा गुस्सा लू छिंग पर न निकाले। उसने जो किया उसकी अपनी मजबूरी थी, लेकिन उस समय वान छिंग किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। जब उसने रिकॉर्डिंग चलाई तो सच्चाई जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि उनके जाने के बाद वान छिंग लू छिंग को दोष देगी। उन्होंने बताया कि जब से लू छिंग को उनकी लाइलाज बीमारी का पता चला था तब से उसने हर संभव इलाज की कोशिश की। देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टरों से भी संपर्क किया, लेकिन कोई भी उन्हें बचा नहीं सका। दादी ने कहा कि यह फैसला उनका अपना था, वह अब और इलाज नहीं करवाना चाहती थी और उन्होंने ही लू छिंग से यह बात वान छिंग से छिपाने को कहा। ये सब सुनते ही वान छिंग फूट कर रोने लगी। अगले दिन वकील ने दादी की वसीयत पढ़कर सुनाई। उन्होंने अपनी सारी कंपनी के शेयर वान छिंग के नाम कर दिए थे और बाजान में बने चैरिटी स्कूल की पूरी जिम्मेदारी भी उसे सौंपी थी। दादी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वान छिंग अकेले ही बाजान जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही लू छिंग को पता चलता है कि वान छिंग अकेले बाजान चली गई है, वह घबरा जाता है। उसे अच्छी तरह मालूम था कि वह इलाका कितना खतरनाक है। अपनी पत्नी की सुरक्षा की चिंता में वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन करता है और तुरंत उसके पीछे निकल पड़ता है। उधर बाजान पहुंचते ही वान छिंग की मुलाकात एक बार फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड फेंग कॉन से हो जाती है। उसे खुश करने के लिए फेंग कॉन खाने के दौरान खास परफॉर्मेंस भी करवाता है और मन ही मन सोचता है कि आज रात वह उसे फिर से अपना बना लेगा। लेकिन तभी सराय में उसकी मुलाकात लू छिंग से हो जाती है। अनजान जगह पर अपने पति को देखकर वान छिंग भी हैरान रह जाती है। लू छिंग जानता था कि वान छिंग अभी उससे नाराज है, इसलिए वह सिर्फ अपना संपर्क नंबर देकर जाने लगा है। लेकिन जाने से पहले वह फेंग कॉन को साफ चेतावनी देता है कि अगर उसने वान छिंग के साथ कोई भी गलत हरकत की तो इस बार वह उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। उसी शाम वान छिंग चैरिटी स्कूल के प्रभारी से स्कूल की परेशानियों पर बात करती है। उसे पता चलता है कि पिछले एक साल से कुछ लोग स्कूल और वहां पढ़ने वाले बच्चों को लगातार परेशान कर रहे हैं। अगले ही दिन हथियारबंद गुंडों का एक गिरोह स्कूल पहुंच जाता है। उनका मकसद स्कूल की जमीन पर कब्जा करके वहां एक एम्यूजमेंट पार्क बनाना है। वान छिंग उनके सामने झुकने से साफ इनकार कर देते हैं। जैसे ही गुंडे जबरदस्ती करने आगे बढ़ते हैं तभी लू छिंग सिर्फ एक लेजर पॉइंटर और एक फोन कॉल की मदद से उन्हें डराकर वहां से भगा देता है।